मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे मेहमान एक एक्सक्लूसिव मेहमान गेस्ट लिया है जो वफाकी वज़ीर हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अहम तरीन वफाकी वज़ीर को आपके सामने, जो मौजूदा ये 14 महीने आपके सामने आया है, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे सवालात भी बनते हैं। तो जाहिर है कि अपनी फील्ड का जो वज़ीर है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। तो आज हमारे पास जो वफाकी वज़ीर क़ानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अरे सर, मैं जो सवाल अपना स्टार्ट लेता हूँ वो ये है कि इंतहा पसंदी रोकथाम एक बिल आज सेनेट में पेश किया गया, और जाहिर है ये बिल आपकी नज़र में होगा। क्या इस बिल की क्यों ज़रूरत पेश आई, मुख्तसर सा आप ज़रूर बताइए। और ये भी हमें सुनने में आया है कि चेयरमैन साहब ने इस बिल को अंडर टेबल कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, रोक दिया। ऐसा क्यों सर? पहली बात तो ये है सर कि वो अंडर टेबल करने से बिल ख़त्म नहीं होता। उन्होंने आज ये प्रेजेंट किया, और आज क्योंकि वज़ीर दाखिला ऐवान में नहीं थे, रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो भी बिल आता है उसकी जो गर्ज़ व गायत है, उसके अगराज़ व मकासद, उसमें कौन सी चीज़ें किस वजह से डाली गई हैं, वो उस मुतल्लिका वज़ारत ने ही बयान करनी होती हैं। आज वज़ीर दाखिला या मिनिस्टर फॉर स्टेट नहीं थे, और मेंबरान ने एतराज़ किया कि हमें ये बादी नज़र में एक सख्त गिर कानून नज़र आया है। जितनी शिकें हमें समझ आई, ज़ाहिर है जब तक उसकी आप शिकवार सवालों के जवाब ना दें या मेंबरान के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात ना दें तो वो कैरी नहीं होना चाहिए बिल। तो उन्होंने, चेयरमैन साहब ने बेहतर किया, उन्होंने कहा कि इसे अगली सिटिंग में ले लेंगे जब वज़ीर दाखिला या मिनिस्टर फॉर स्टेट या वज़ीर पार्लिमानी अमूर महकमे से ब्रीफिंग के बाद आपके सवालों के जवाब के लिए हाजिर होंगे। तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक्सरसाइज हो जाएगी अगली सिटिंग में। जो उनके इसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है या कोई क्वेरीज़ हैं वो आंसर कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है सर। तो हम एक और बिल की तरफ चाहते हैं सर। एक आर्मी एक्ट में नई तरमीम हुई है सर, इसकी ज़रूरत ज़ाहिर है, मैं पूछना चाहूँगा क्यों हुई है, और इस पर भी इत्तेहादियों के कुछ लोगों का एतराज़ भी नज़र आया। और यहाँ पे तीसरा एक सवाल इसी से रिलेटेड ये है कि क्या ये जो आर्मी एक्ट की तरमीम है ये लागू होगी सिविलियन पे भी, सर्विंग फ़ौजी पे भी और रिटायर्ड फ़ौजी पे भी? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो तरामीम आर्मी एक्ट में हुई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी डिसिप्लिन के हवाले से हैं। इन तरामीम का सिविलियंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल मैंने जब ये आया पैसेज के लिए इसको शिकवार पढ़ा था। ये बिल पेश किया था वज़ारत दिफा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने इसे टेबल किया, और जब ये वेटिंग के लिए आया CCLC में, जो कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, उसमें हमने इसे शिकवार पढ़ा। इसमें जो उन्होंने 2-3 चीज़ें की हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि जो ड्यूल नेशनल है वो फ़ौज में कमीशन नहीं ले सकेगा। इसके सेलिएंट फीचर्स ये हैं कि फ़ौज में पहले जो तकर्रियाँ और तबादले होते थे वो रेगुलेशंस के ज़रिए होते थे, जो कि कोई जिनको बहुत ज़्यादा कानून की नज़र में पजीराई नहीं होती। जो एक्ट में चीज़ क्लैरिटी से दी जाए
वही ज़्यादा मुस्तनद समझी जाती है, क्योंकि वो पार्लिमान का बनाया हुआ कानून होता है और उसमें किसी किस्म की जो तब्दीली है, कोई तहरीफ है, कोई इजाफा है, वो पार्लिमान करती है। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें रेगुलेशन से उठा के एक्ट का हिस्सा बना दी कि प्रमोशंस कैसे होनी हैं, शफाफियत आती है इस सिस्टम में, आया किस हद तक, उम्र की हद क्या है, टेन्योर कितना होना चाहिए। दूसरी बात ये, तीसरा उन्होंने कहा कि आर्मी के बारे में ये इम्प्रेशन है कि ये पोलिटिसाइज हो रही है, तो उन्होंने सियासी सरगर्मियों पे पाबंदी लगाई कि जो भी आर्मी ऑफिसर रिटायर होंगे बाकी सरकारी मुलाजमीन की तरह यकीनन वो 2 साल तक तो सियासत से दूर रहेंगे, लेकिन अगर वो सेंसिटिव पोजीशंस पे रहे हैं जिससे कि वो जिसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं सियासी मैदान में, तो वो 5 साल तक सियासी मैदान में नहीं उतरेंगे। जैसे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान हैं जो एक हिस्से आपको फ़ौरन मिलता है कुलिया, और इस तरह की पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स। लेकिन एक बात मैं क्लैरिटी से कह दूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पाक अफवाज के अफसरान, वो हाज़िर सर्विस हैं, कुछ रिटायर्ड अफसरान हैं, उनके माबैन और इदारे के माबैन मामला होगा। इसमें सिविलियंस या सियासतदान या सहाफ़ी या वो लोग बिल्कुल शामिल नहीं हैं। इवन जो पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद के हवाले से उन्होंने अपना एक सेक्शन ऐड किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो इदारे को डिसइंटीग्रेट करने के लिए इस तरह की बात करे जो कि सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के लिए प्रेजुडिशल है, और वो ऑफेंस है, पीका की प्रोविजंस 2016 के एक्ट के तहत वो ऑफेंस है, तो उसका भी हम वो शेड्यूल्ड ऑफेंस तस्वर होगा आर्मी एक्ट का, और जो आर्मी पर्सोनल्स हैं दोज हु आर सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, उनकी हद तक हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक महकमाना फैसले थे जो कि वजारत दिफा ने उनको कानून की शक्ल दी, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी और वो अपर हाउस से पास हो चुके हैं, अब नेशनल असम्बली में जाएगा। ठीक है सर, मैं अगले एक सवाल पे आता हूँ सर। चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके सामने रख दूँ। सर, निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात 230 में जो आपने तरमीम की है, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपके अपने इत्तेहादी ये कहते हैं कि ये जो निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया है, जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास होता है, वो इख्तियारात दिया गया है जो कि उन्हें काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि ये इख्तियारात स्पेसिफ़िक दिया गया है और ये IMF के और वर्ल्ड बैंक के उस मुआहदे के हवाले से, इंटरनेशनल मुआहदे के हवाले से स्पेसिफ़िक दिया गया है और उनके कहने पर दिया गया है। तो अगर ये स्पेसिफ़िक है तो फिर इन इत्तेहादियों का एतराज़ क्यों, और ये कहना कि जी एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो इख्तियार है वो मुंतखब यानी निगरान वज़ीर आज़म को दिया गया, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जी सर। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा किया आपने ये दानिश साहब सवाल किया। और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए तो ये लॉ पास हुआ और आपने देखा कि इसे बड़ी सराहत के साथ हमने बयान किया पार्लिमान के फ्लोर पे कौमी असम्बली में, और शिक बाय वार इसको पास किया गया। एक एक शिक सामने रखी गई और पूरी पढ़ के सामने रखी गई। इलेक्शन एक्ट में तरामीम तो इंतखाबात को और ज़्यादा शफाफ बनाना और सिस्टम को मजबूत करना था। 230 का इख्तियार जो है वो वज़ीर आज़म को नहीं दिया गया, वो निगरान हुकूमत को दिया गया, यानी कि जो वफाकी हुकूमत आएगी निगरान के तौर पे उसको। उसके जो सबसेक्शन 1 और 2 है उसमें लिखा हुआ है जगह जगह पे कि ये रोज़मर्रा के मामलात निपटाएंगे, ये जो मुल्की निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी फ़ैसले हैं वो करेंगे, और ये कोई पॉलिसी फ़ैसला जात और जिनके दूरस असरात हैं वो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट इन इमरजेंट सिचुएशन लिखा हुआ है। अर्जेंट केसेस में वो कर सकते हैं, ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, जो कि कंसेंसस से पास हुआ था 2017 में। नीचे एक क्लैरिटी दी, क्योंकि कई दफ़ा रवैयों का फ़र्क है। कई दफ़ा निगरान हुकूमतें रुक जाती हैं कि देखें ये काम जो है ना ये लिखा हुआ है, हमने बस इतनी करने से आगे नहीं जाना, लेकिन उसमें रियासत की मल्टीलैटरल या बायलैटरल ऑब्लिगेशंस आड़े आती हैं। आपने एक मुल्क से मुआहदा कर रखा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में कि वो मुल्क हमारे मुल्क में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा।
अब आपने वो मुआहदा तो दस्तखत कर लिया, लेकिन उस मुआहदे का पार्ट 2 जिसके ज़रिए से वो पैसा ट्रांसफ़र हो के वो प्रॉपर्टी उनके हैंड ओवर होनी है, वो एक फॉर्मेलिटी है, कॉन्सिक्वेंशल है एक उसका जो मुआहदा आपने किया, उस पर अगर आप आके 90 रोज़ के लिए रोक दें तो जिस तेज़ रफ्तारी के साथ मईशत का पहिया चलता है या अमूरे मुमलिकत चलते हैं, वो एक टोटल डेडलॉक आ जाता था। इसी तरह जो आपके मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उनमें कुछ पार्ट आपके पे है, आपने कुछ काम करने में, एक मिसाल देता हूँ, आपकी सैलाब की तबाहकारियों के बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने आपसे कमिट किया कि हम आपको ग्रांट या बहुत कम मार्कअप पे कर्जा जात देते हैं। वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है उसकी बहाली के लिए, जो फ्लड अफेक्टेड एरिया की बहाली के लिए, वो मिसाल के तौर पे $300 मिलियन का है। उसका जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो हो गया है, स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया, लेकिन और वो मौजूदा हुकूमत ने किया जो मुंतखब हुकूमत है। अब उसकी एक फॉर्मल सेरेमनी में वो फाइलों पे दस्तखत होने हैं। तो देखिए दानिश साहब, अगर वो 3 माह के लिए रोक दिए जाएं या 60 दिन के लिए और चीज़ें वहीं की वहीं स्टैंड स्टिल रहें और फिर हुकूमत को बनते बनते 21 दिन लगते हैं, तो वो क्या ये मुल्क का नुकसान नहीं है? तो उसमें स्पेसिफिकली लिख दिया गया कि ये सारी जो चीज़ें हैं मनोवान निगरान हुकूमत उन्हीं पे अमल करेगी, लेकिन जहाँ पे निगरान हुकूमत ये समझे कि मुल्की इंटरेस्ट में है कि बायलैटरल या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को फर्दर एग्जीक्यूट करना है, ऑलरेडी हमने कहा ऑलरेडी इनिशिएटेड एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड, या हमने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं अंडर दीज 3 लॉज, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लॉ के तहत, प्राइवेटाइजेशन के लॉ के तहत, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस के तहत, तो वो इसलिए किया गया कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी है वो ना रुके और मुल्क को $1 की आजकल ज़रूरत है, सारी दुनिया में क्रंच है। बिल्कुल। तो एक शफाफियत दी गई कि भाई आप नया कोई नहीं करेंगे, लेकिन जो मुआहदे हो चुके हैं उनके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंशल एक्शंस हैं, फर्दर एक्शंस हैं, वो आप कर सकते हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट करके गई है। नया मुआहदा नहीं करेंगे, नया प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो नहीं आने वाली गवर्नमेंट सर इतनी खूबसूरत तरीके से आपने ये चीज़ बताई है और इतनी खूबसूरत चीज़ है ये, इसमें कोई शक नहीं है। आखिर क्या वजूहत है सर? क्या हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए या सियासी जो मुख्तलिफ जमातों में लोग बैठे हुए हैं वो पढ़ते नहीं हैं बिल को और उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, जो मीडिया में आकर वो बड़े बड़े एतराज़ात रख देते हैं जिससे एक आम पाकिस्तानी जो है वो नहीं समझ पाता है? सर ये थोड़ा सा एक इस पे कमेंट करेंगे, मैं आगे जाऊँ सर। दानिश भाई, मेरे ख्याल में इसमें कानून का कोई कसूर नहीं है, यह मामला रवैयों का है, या यूं कह लीजिए अगर आप ग्रेस मार्क्स देना चाहते हैं तो कहते हैं ये दूध का जला छाछ भी फोंक कर पीता है। 1990 में हम एक निगरान हुकूमत लाए थे, या 1993 में कुरैशी साहब की, उसने कोई 35 ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए और नक्शा बदल के रख दिया। ठीक, जब कानून में जगह जगह पे लिखा है कि आपने रोजमर्रा मामलात करने हैं, तो ये निगरान जो आएंगे ये भी रोजमर्रा करेंगे। ठीक, इन्हें सिर्फ इतनी इजाजत दी गई है कि जो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुके हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशन है। आई एग्री सर, आई एग्री। तो सर ये सियासी जमातों की ट्रेनिंग क्यों नहीं करते हैं सर? आप थोड़ा सा उनको भी पढ़ाया करें, अवामी नुमाइंदों को भी बैठ के पढ़ाया करें, जो बिल पढ़ते नहीं है साइन कर देते हैं, जो बिल पढ़ते नहीं है और एतराज कर देते हैं। बड़ी तकलीफ होती है सर। नहीं, सारे दानिश भाई सब एक जैसे नहीं होते। चलें सर, आगे चलते हैं सर। ये भी एक सियासी बयान है सर आपका, मैं आगे चलता हूँ। वैसे आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से समझाया। मेरा ख्याल है जो अवाम ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी, आज के इस प्रोग्राम के बाद समझ गई कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और कहाँ तक लिमिटेशन है। सर क्या ये मुमकिन था कि ये जो एक बड़ी बातचीत भी की जाती है और हम अपने इर्द गिर्द दूसरे ममालिक को भी देखते हैं, ये निगरान हुकूमत का कोई कॉन्सेप्ट कहीं नज़र नहीं आता सर, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या ये बेहतर नहीं है जब आप एक इस्लाहात कर रहे थे और इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मजबूत बना रहे थे और शफाफियत को मज़ीद मजबूत बना रहे थे, वहीं निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट आप कोई ऐसा
तरमीम ले आते या कोई एक ऑर्डिनेंस ले आते, कुछ ले आते जिससे निगरां हुकूमत जो कि सियासी जमातें डिमांड भी करती हैं, हर सियासी जमात कहता है हाँ जी निगरां हुकूमत नहीं होना चाहिए, तो भैया पार्लियामेंट में तो आप बैठे हैं, तो ऑर्डिनेंस भी आप ला सकते हैं, आप हुकूमत में भी हैं, तो सर इस तरफ तवज्जो अगर दे देते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था सर? बहुत बेहतर होता, क्योंकि कोई भी कानून जो है वो हरफ आखिर नहीं होता, कानून में तब्दीली का इख्तियार पार्लियामान के पास है। लेकिन दानिश भाई आपको याद होगा कि जब 18वीं तरमीम की गई आइन में, तो ये सारा जो तरीक़ाकार है ये आइन के आर्टिकल 224 का हिस्सा बना दिया गया और फिर इसमें 224A भी शामिल कर दी गई, जिसमें बताया गया कि निगरान किस तरह से अपॉइंट होंगे, अगर उनमें तातुल आ जाए, डेडलॉक आए तो फिर इलेक्शन कमीशन को रिफ़र होगा और वो कितना अरसा रहेंगे और वो सारी बातें। अब देखिए आइन में तरमीम के लिए मैं समझता हूँ कि एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि वो अपने अरकान को इस्तीफ़े दिलवा के बाहर बैठ गए और फिर वो कभी आते कभी जाते रहे, फाइनली कोर्ट ऑर्डर्स भी आए, उन्होंने ना ज्वाइन किया, तो आइनी तरमीम मेरे ख्याल में ऐसे माहौल में मुमकिन नहीं थी। ऑर्डिनेंस के ज़रिए ज़ाहिर है आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते। मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये है कि ये मामला आने वाली पार्लियामान पे छोड़िए, अगर वो ये सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को ही दे दें और वो बज़रिया ब्यूरोक्रेसी चलाएँ मुल्क को सरसे में, जो कि कुछ और ममालिक में, भारत से मिसाल इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि वहाँ पे 36-37 रियासतें हैं और वहाँ पे हिस्सों में आपको मालूम है रियासती इलेक्शंस होते हैं, एक रियासत में, दूसरी में, तीसरी में, और वो इलेक्शन कमीशन का कोई निज़ाम इस तरह का कि उन्हें महसूस नहीं होता कि निगरान आने चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि ये फेडरेटिंग यूनिट हैं 4 और उसमें 2 यूनिट्स को अगर मिलाएं जैसे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा है तो ये तकरीबन 70% से ज़ायद पाकिस्तान है, या पंजाब और सिंध को डाल लें तो वो भी 70% से ज़ायद है। तो ये बाइफरकेटेड इलेक्शंस में वो बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ होती हैं। आपको याद है कि 1970 में जो सानिया हुआ उसके भी आज तक उंगलियां उठ रही हैं कि अगर वो इंतखाबात के नताइज जो हैं वो मुनसफाना तरीके से मान लिए जाते शायद नक्शा और होता। बाहर कैफ ये एक पुरानी बात है। 77 के इंतखाबात में सियासत के तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि शायद भुट्टो साहब का रिज़ल्ट यही होता, थोड़ा बहुत फ़र्क होता, लेकिन क्योंकि निगरान हुकूमत नहीं थी, भुट्टो साहब खुद पावर में थे, वो जीते तो लोगों ने कहा जी हम नहीं मानते। तो हमने सबक सीखे, अपने बड़े नुकसान उठाए माजी में। शायद कौमें इसी तरह सबक सीखती हैं। अब हम ज़रा सियासी तौर पे मैच्योर हो जाएं तो आप वाली बात आ जाएगी। ठीक है। अब अगर अपने रवैये ठीक कर लें तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी, पर उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी। शुक्रिया। अच्छा सर, ये मैं सिर्फ अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से कि क्या इसको हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाक और अगली हुकूमत के लिए दे नहीं सकते थे सर कि ये वक्ती तौर पर ये तरमीम, हम नहीं कह रहे कि आइनी तरमीम हो, ज़ाहिर है उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी और बज़ाहिर आपने बिल्कुल क्लियर कहा और हमें भी पता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ऑर्डिनेंस तो एक ख़ास ड्यूरेशन तक होता है और उसके बाद आगे असम्बली इसको कानून बना सकती थी। बस इस पर एक ज़रा कमेंट करें तो मैं निकलूँ सर। दानिश भाई, आइन की कोई भी तरमीम ज़रिए ऑर्डिनेंस नहीं हो सकती। आइन ने आइनी तरमीम के ज़रिए बदलना है और 224 के होते हुए हम इसमें कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये निगरां हुकूमत जो लाने की बात हो रही है, क्या इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जाहिर है सर कानून तो हर जगह है ना सर, कोई क्राइटेरिया रखा है सर कि निगरां वज़ीर आज़म जो है वो कौन होगा, किस किस्म का होगा? और मैं आगे बात करूंगा कि क्या ये जो निगरां हुकूमत है, पहले तो इस पे आ जाऊं कि सर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आप लॉ मिनिस्टर हैं सर, तो मैं एक तो ये पूछना चाहूँगा। और दूसरा ये फैसला छोड़ा गया दानिश साहब, ये फैसला छोड़ा गया है आइन के आर्टिकल 224 के तहत, ठीक, जाने वाली हुकूमत और अपोजिशन पे, ठीक। और ये क्राइटेरिया क्या होगा ये पहले तय करेंगे वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते कि क्राइटेरिया किस तरह के लोग आने चाहिए, उनका नामों पे इत्तफाक नहीं होता, तो फिर कमेटी बन जाती है जो दोनों अपोजिशन की और हुकूमती बेंचेस से बराबर मेंबरान उसमें होते हैं। फिर वो ये क्राइटेरिया तय करती है और जब वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचती तो फिर वो कोई नाम जो हैं 4 नाम वो इलेक्शन कमीशन को भेजती है। फिर इलेक्शन कमीशन
आज़ादाना तौर पे जायज़ा लेता है कि उनमें से कौन सर, ये सा तो शख्स आपने मौजूद लीगल रहेगा। प्रोसीजर बता दिया ना सर, बहुत अच्छा किया आपने, लीगल प्रोसीजर। तो सर अगर ये लीगल प्रोसीजर है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर पोजीशन का ये मसलन इस्तेहकाक है और उसके बाद कमेटी का है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का है, तो ये आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं सर? ये जो 5 रुकनी कमेटी पहले बैठ गई है और 4 रुकनी कमेटी और 6 रुकनी कमेटी बैठ गई है, ये क्यों बैठ गई है सर? और फिर इसके ऊपर इंडिविजुअल सियासी जमातें जो हैं वो बयानात दे रही हैं। जब एक आइन का तरीक़ेकार मौजूद है, वज़ीर आज़म मौजूद है, लीडर ऑफ द अपोजिशन मौजूद है, तो उसको अपना काम करने दिया जाए सर। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। देखिए, हम एक मखलूत हुकूमत में बैठे हैं और वज़ीर आज़म जो हैं वो इत्तेहादी जमातों के वोट से बने हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है जो कि पॉलिटिकल भी है किसी हद तक और जिसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह मुनासिब समझा है कि इसको पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ लेके चला जाए। एक सूरत तो ये थी कि वो राजा रियाज साहब को चिट्ठी लिखे करीब आके कि आप अपना बताएं और आके मीटिंग करें। वो दोनों मिलके बैठें, वो किसी एक नाम पे इत्तफाक करके वो दोनों जब मुत्तफिक हो के नाम देंगे तो आइन में लिखा है कि वो शख्स ही फिर निगरान वज़ीर आज़म होगा। उसमें किसी कमेटी, किसी इलेक्शन कमीशन की राय की ज़रूरत नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने यह मुनासिब गर्दाना और इसे अप्रोप्रिएट समझते हुए उन्होंने इसे एक इंक्लूसिव प्रोसेस में डाला कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाए और उनसे ये राय ली जाए कि आया आपको जो निगरान वज़ीर आज़म है वो फॉर एग्जाम्पल लीगल बैकग्राउंड वाली ये मैंडेटरी है सर। क्या काबीना में क्या काबीना में इत्तेहादी हुकूमत नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट तो सर वज़ीर आज़म प्लस काबीना है ना सर, तो वहाँ पे ये डिस्कस हो सकता था, उसमें उनकी नुमाइंदगी हो सकती थी। फिर कमेटी बनाने की क्या ज़रूरत है जो कमेटी बैठकर एक एक आदमी आगे, कोई कहता है जनाब 5 नाम हो गए हैं, कोई कहता है 1 नाम भी नहीं हुआ है, कोई इसाक डार साहब का नाम दे देता है, कोई शीरी मज़ारी का नाम दे देता है। मैंने देखा सर, अगर और बहुत सारे नाम देखे तो मुझे तो ये लगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 5वीं न्यूक्लियर पावर, पहली इस्लामी न्यूक्लियर पावर का वज़ीर आज़म जिस तरह नाम आ रहे हैं मार्केट में, उसमें तो कल्लू कसाई और पट्टे खान और अलादित्ता भी आ जाएंगे सर। देखिए, वो तो अवाम ही ला सकते हैं इस तरह के नाम अगर वो लाना चाहें। आइन में कोई कदगन नहीं है उन पे वज़ीर आज़म बनने की, और वो अगर अपने मेरिट पे आएँ तो ज़रूर आ जाएं और किसी को इस वजह से डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने एक नेक आपने कानूनी बात बता दी है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन है सर। नहीं, मैंने सियासी नहीं दानिश भाई, सियासी पहलू भी है। मैंने अर्ज किया कि जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसमें सारी जमातें मिलकर चलती हैं, क्योंकि ये बहुत सारी जमातों की मखलूत हुकूमत है। वज़ीर आज़म साहब ने इसे बेहतर गर्दाना कि मैं जब नाम लेके जाऊं लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठूं तो मुझे मेरे इत्तेहादियों की सपोर्ट होनी चाहिए। जो मेरा पैनल है वो उस स्ट्रेनर, उस छाननी में से गुजर के आया हो। जी, हमारी गुफ्तगू जारी है और हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ वफाकी वज़ीर क़ानून इस वक्त हैं, उनसे बातचीत हो रही है। जी ताड़ साहब, कानून बनाते हुए अगर कानूनदान ये देख लेते कि मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत भी हो सकती है और 13 सियासी जमातें भी होंगी तो शायद मेरा ख्याल है उसमें कुछ और चीज़ का इजाफा हो जाता। मैं आगे आता हूँ सर, मुझे ये बताइए कि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि सियासी आदमी हूँ मैं, एक हालांकि ये बिल्कुल कानून से रिलेटेड नहीं है, बहरहाल आप भी कैबिनेट का हिस्सा हैं, सियासी आदमी हैं, एक हुकूमत का हिस्सा हैं, PMLN का हिस्सा हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी पॉलिटिकल पर्सन होगा और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गैर जानिबदार होगा। तो सर इसकी वजाहत थोड़ा करेंगे, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है सर ये बात। दानिश भाई, वेटरन पॉलिटिशियन सारी दुनिया में पाए जाते हैं। वो लोग जो किसी ज़माने में सियासत करते थे और अब वो सियासत में मुतहर्रिक नहीं रहे। और आप, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि फिर स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं कि अच्छा ये नाम है आपके इर्द गिर्द में जो इस दुनिया में नहीं है। मसलन नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब थे, आपको याद है कि जब कभी कोई उस्ताद पढ़ती थी
तो नवाबजादा साहब के दर पे सारे जाते थे, कहते थे आप आगे लगे और कोई हल निकालें इसका, आप क्योंकि एक गैर जानबदार किस्म की शख्सियत के हामिल हैं। इसी तरह एक दफ़ा निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे सरदार शेरबाज खान मज़ारी साहब को मुंतखब किया गया, उनकी सिलेक्शन हुई और उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। और वो तजर्बात को इस तरह के बुरे नहीं तजर्बात होते, आज भी शायद हमारे इर्द गिर्द ही इस तरह के जो संजीदा और रिटायर्ड आई वुड से पॉलिटिशियंस मौजूद हैं जिन्होंने सियासत को वक्त दिया, सियासत में वक्त गुजारा, लेकिन आज वो मुतहर्रिक सियासत नहीं कर रहे और उनको तजर्बा है। और इसलिए सियासतदान वज़ीर आज़म शायद अच्छा तजर्बा रहे कि हालात में जितनी संगीनी है, लहजों में जितनी तलखियाँ हैं, रवैयों में जितनी सख्तियाँ हैं, सियासतदान में एक अच्छे सियासतदान में एक बुर्दबारी होती है जो टेक्नोक्रेट में नहीं होती। लेके आ रहे हैं ना सर, वो तो कोई ब्यूरोक्रेट नहीं ला रहे हैं ना, ना रिटायर्ड जजेस ला रहे हैं। ये जो सियासत में गर्मियां हैं ये भी तो पॉलिटिशियन ला रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ऐसा सियासी आदमी जिसका एक्सपीरियंस हो, जो अहम तरीन पोजीशन पे रह चुका हो और वो मेजर किसी सियासी जमात का हिस्सा ना हो। और ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ये पॉलिटिकल बड़ी होती है क्योंकि 4 सूबों को लेके चलना होता है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अहम सवाल अब आपकी तरफ आता हूँ और वो ये है कि सर ये बताइए, निगरान हुकूमत के ऊपर भी कुछ खदशात हैं लोगों के, उसकी वजाहत कर दीजिए कि और जैसे कि पंजाब में लोग देखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत बनाई जाएगी और इसे प्रोलॉन्ग कर दिया जाएगा और आइन में इसकी गुंजाइश वो कहते हैं इस तरह से है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ज़रा सर इसके ऊपर हमें आप एजुकेट करेंगे? दानिश साहब, लिमिटेशन तो है, लेकिन उस लिमिटेशन को क्रॉस करने के लिए कोई वैलिड रीज़न होनी चाहिए। जैसे पंजाब और केपी के केस में जो मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया, उसमें ये बताया गया कि एक स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि शफाफ, बेदाग और गैर जानबदार इंतखाबात के लिए ये ज़रूरी है कि इंतखाबात बैक वक्त करवाए जाएं। ये ना हो कि 2 सूबों में मुंतखब हुकूमतें आ जाएं और फिर कौमी असम्बली के जब इंतखाब उन सूबों में होंगे तो इलेक्टेड पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर्स, उनकी कैबिनेट जो कि बड़ी माइट के साथ आएगी, मुंतखब हो के ताज़ा खून होंगे, तो ये मुमकिन नहीं कि इंतखाबात शफाफ हों। उस बात पे आपको याद है एक पिटीशन भी गई सुप्रीम कोर्ट में जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंगेज किया चीफ जस्टिस साहब ने, मामला तय भी हो गया, मैं भी उसका हिस्सा था। अनफॉर्चुनेटली बेल सिरे ना चढ़ सकी। तो 90 रोज़ से या 60 रोज़ से आगे की गुंजाइश ऑर्डिनरली नहीं है, अनलेस अनटिल को कोई क्लैमिटी, कोई ऐसे मखसूस हालात। फिर उस वक्त ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान मौशी तौर पर बड़े संगीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क 2 दफ़ा 40-40, 50-50 अरब खर्च करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो इसलिए एक वक्त पे इंतखाबात करा दिए जाएं, चाहे कौमी असम्बली पहले तहलील हो जाए, चाहे सूबाई असम्बलियाँ को इलेक्शन आगे ले जाए। लेकिन अब जब सारे इलेक्शन इकट्ठे हो गए और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ भी अपना टाइम पूरा कर लेंगी 12-13 अगस्त को, या अगर कोई तहलील होती है तो वो उस सूरत में, तो वो दोनों सूरतों में 60 और 90 रोज़ से आगे जाना मुमकिन नहीं। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास इतनी गुंजाइश होती है कि कोई क्लैमिटी आ गई, कोई मौसम की सख्ती आ गई, कोई सैलाब आ गया, खुदा न खास्ता कोई ऐसा माहौल बना, तो वो 10-15 दिन की री एलोकेशन ऑफ दोबारा शेड्यूल की कर ली। ये तो इलेक्शन के ऊपर आपने बताया। निगरान हुकूमत बनने के बाद उसका जो तसलसल है, अगर दौरानिया बड़ा हो सकता है तो वो कितना बड़ा हो सकता है? 2 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, 8 महीना? आइन क्या कहता है सर? नहीं, आइडियली तो यही है कि इलेक्शंस का इनकाद उन्होंने कराना है और इलेक्शन के लिए आउटर कैपिंग है उसकी 60 दिन और 90 दिन, और उसके बाद फिर वो 21 रोज़ के अंदर अंदर हुकूमत तश्कील होनी है। और यूँ कह लीजिए कि 1 महीना और ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली इससे आगे नहीं जा सकते। इसलिए आइन में साइलेंट रखा गया कि 254 में ये गुंजाइश छोड़ी गई है कि कुछ ऐसे मारूजी हालात में, जैसे मोहतरमा शहीद हो गई थी तो इलेक्शन 2 माह आगे चले गए थे, जैसे 1988 में शदीद सैलाब आए थे और ऊपर ज़ियाउल हक साहब का हादसा हो गया तो इलेक्शंस 2 माह आगे, 2.5 माह आगे चले गए थे। वो कोई ऐसी सूरत निगरान हुकूमत 2-3 महीना इन बुनियादों पे जा सकती है। और आपने ऑलरेडी अमेंडमेंट भी कर दिया है, अब इलेक्शन एक्ट 2017 के 57
और 58 भी उनमें मौजूद है। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन कमीशन फैसला कर सकता है मौके को देख कर। ठीक है सर जी, इलेक्शन कमीशन है, बाकी कानूनन बिल्कुल वाजे है कि उन्होंने 60 या 90 रोज में करवाना है। अच्छा सर, ये डिसाइड हो गया है कि अब इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होंगे? देखिए, कानून में तो जो मैं जिस चीज़ को पढ़ा हुआ हूँ और जो मेरी तरबियत हुई है, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जब तक कोई इवेंट हो ना जाए उसके बारे में स्पेकुलेशन करना मुश्किल होता है। ये डिसीजन जो है आइन, ये इख्तियार वज़ीर आज़म और वज़राए आला को देता है। वो अगर अपनी मुशावरत से समझते हैं कि ये डिसोल्यूशन के केसेस हैं और हमें डिसोल्यूशन में जाना चाहिए और उस पर कदगन नहीं, आपने देखा कि बहुत एतराज़ उठाया चौधरी परवेज़ लाई पे और महमूद खान पे कि उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी, लेकिन वो बहाल तो नहीं हुई। तो ये एक आइनी इख्तियार है कि वो 2-3 रोज़ 4 रोज़ पहले अगर समझते हैं कि असम्बलीज जो है वो डिसॉल्व हो। सर ये आइन का हिस्सा तो है ना, आइन ये सर ये आइन का हिस्सा तो है ना कि 60 दिन और 90 दिन, इस पे तो कोई वो नहीं है ना सर एतराज। अगर वो असेंबली पहले तोड़ बिल्कुल एतराज नहीं है जी, बिल्कुल। लेकिन मैंने जो सवाल किया है वो जरा ये मौजूद होने के साथ मैंने जो सवाल किया उसमें मैंने ज़रा जोर दिया है, क्योंकि आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया है कि 9 अगस्त को असम्बली जो है वो तोड़ दी जाएगी। जाहिर है वो एक बड़े जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हुए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं सर, कैबिनेट का हिस्सा हैं, पंजाब के सदर हैं सर वो PMLN के। तो हम ये मान लें सर कि वज़ीर आज़म का ये फैसला है कि असम्बली जो है वो 9 अगस्त को तोड़ी जा रही है? अगर जिस तरह की आपने बात मुझे बताई और ये मैंने भी उनके मुंह से सुनी है टेलीविज़न के ज़रिए कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात की, एक दो और वज़रा ने और इत्तेहादी जमातों के लोगों ने भी कहा कि अच्छा ये कर दिया जाए, तो फिर मैं यूँ कहूँगा कि इन सारी बातों को सामने रखते हुए कराइन कुछ ऐसे ही हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ की तरफ जाएंगे। ठीक है सर, आपने भी क्लियर कर दिया, बड़ी अच्छी बात की है सर। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि 90 दिन के अंदर होंगे, 90 दिन के आखिरी में होंगे, उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जाहिर है कि शायद उसकी भी जस्टिफिकेशन मौजूद है आपके पास। अरे सर मुझे ये बताइए कि क्या कभी आपने ये सोचा कि एक आम आदमी भी पाकिस्तान का, उसका भी राइट्स है कि वो इलेक्शन लड़े और पार्लियामेंट का हिस्सा हो? यानी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकला हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लिमिटेड आमदनी है, उनकी तनख्वाह या उनके पास जो भी ज़राए है वो इतना है कम है कि मौजूदा हालात में वो पढ़े लिखे और बड़े बासलाहियत बड़े अहल लोग पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनते। हम तो बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं जो कानून साजी तो करते हैं, जिनको कानून लिखना नहीं आता है, लेकिन उनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास बरादरी होती है, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस होती है। तो सर क्या ऐसा कोई कभी आपने सोचा, आप जैसा शख्स, कि जी एक कानून साजी ऐसी हो इसी इस्लाहात में कि जी एक आम पाकिस्तानी बेहतरीन अहल शख्स जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाए, और वो अगर पढ़ा लिखा हो तो और अच्छी बात हो? सर इस पे मुख्तसर सा ज़रा। जी देखिए, जो बाई कैमरल सिस्टम है इसमें पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रहते हुए एक गुंजाइश निकली कि जो अपर हाउस है, आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मिसाल ले लें, आप राज्य सभा की मिसाल ले लें, आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, सियासी जमातों के पास ये एक लेवरेज है कि वो बेहतर लोग जो हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, जो कि पॉलिटिकली भी एक्टिव होते हैं लेकिन उनकी कोई ना कोई फील्ड ऑफ स्पेशलिटी या उनका जो किरदार है सियासत में वो होता है। और मैं आपको ये बात पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि इवन पाकिस्तान में भी सेनेट में 90% लोग ऐसे हैं जो कि शायद सिर्फ वो 20,000 रुपए की नॉमिनेशन फ़ी देने के अलावा उनका, मेरा तो कम से कम वो 25,000 था, कितना वो भी मेरे दोस्त हैं हसन मून साहब, उन्होंने जेब से निकाल के जमा करा दिया। 6 करोड़ रुपए दे देते हैं, 8 करोड़ दे देते हैं, ये तो नहीं, आप सही फरमाते हैं। कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली, अच्छा सर ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है? मुख्तसर सा, क्योंकि मुझे एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछना है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है कि आप ऐसा इलेक्शन में ऐसे अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पे एक आम पाकिस्तानी पढ़ा लिखा बाशऊर बड़ी अहम शख्स वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता? तो ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है? एक जुमला सर। मैं नहीं दानिश भाई, हमने तो 30,000, 20,000 और 30,000 फिक्स किया है जो इलेक्शन का जमा कराने की फीस है। नहीं सर, वो जो लड़ने की फीस आपने रखी है 40 से 60 लाख रुपए जो
खर्च करने का इख्तियार नहीं दे नहीं दिया नहीं आपने। नहीं 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 एक अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक, इलेक्शन लड़ने की फीस 30,000 और 40,000 है या 20 और 30,000 है। आई एम सॉरी, मैं नाइव हूँ हिंसे याद रखने में। ठीक। ये किसी सूरत भी 50,000 से जायद नहीं है। कौमी असम्बली में शायद ये 30 है और सूबाई में 20 है, या ये 30 और 40 है, इससे आगे नहीं है। देखिए, वो जो आप बात कह रहे हैं वो पाबंदी लगाई गई है हर तरह से कि किसी सूरत में भी कैंडिडेट्स खर्चे करते हैं, उनके राइट्स हैं, वो भी उन्हें के कन्वेंसिंग के हवाले से वो खर्चा करना चाहें। वो पाबंदी है कि आपने इस अमाउंट से आगे किसी सूरत में नहीं, एक आना ऊपर नहीं लगाएंगे। अगर आपका ये साबित हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपने एक बयान हल्फी के साथ कहना है कि मैंने ये खर्चा किया है। लेकिन कोई बंदा अगर 1 लाख में मैनेज कर सकता है, उसकी पॉपुलैरिटी उस इलाके में, और कई सियासी जमातें हैं, मेरे साथ कई ऐसे MNAs मिले हैं इस दौर में, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भाई हमारा तो खर्चा ही नहीं हुआ, हमारे तो पोस्टर्स दोस्तों ने छपवा दिए थे और वो लग गए और उसके बाद जलसे हुए 10-15 और हम जीत गए। लेकिन ये कम लोग हैं, आप सही कहते हैं, सियासत महंगी हो गई है। जी तार साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने में और उनके आइंदा इलेक्शन लड़ने में कानूनी तौर पर कोई रुकावट अभी है सर? देखिए, जहां तक तो ताल्लुक था उनकी ताहयात नाअहली का, वो मामला तो हो गया ख़त्म। जब से 232 में तरमीम आई है, वो अब वैलिड लेजिस्लेशन है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 232, जो कहता है कि किसी सूरत में भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आइन में दिए गए टाइम से ज़्यादा नहीं होगी। और जहाँ पे आइन चुप है, यानी कि आइन तजवीज़ नहीं करता कि आउटर लिमिट क्या होगी, वहाँ पे वो 5 साल से बियॉन्ड नहीं जाएगी। तो कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब को जुलाई 2017 में नाअहल करार दिया गया उस इंजीनियर्ड फैसले के नतीजे में, जो कि जुलाई 2022 में उस हवाले से तो अहल हैं। लेकिन क्योंकि आज भी जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की कन्विक्शंस हैं वो वहाँ पे खड़ी हैं, उनकी अपील्स जो हैं वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, और इस राइडर के साथ कि अगर वो अदालत के सामने पेश होते हैं या उन्हें अदालत के सामने लाया जाता है तो वो अपने मुकदमात की बहाली की दरख्वास्त दे सकते हैं। तो नैब लॉज के तहत जब आपको सज़ा हो तो वो आप एक 10 साल तक के डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज का भी शिकार होते हैं। ठीक, वो मैं समझता हूँ कि वो कदगन है कानूनी तौर पे, लेकिन वो उस वक्त रिमूव हो जाएगी जब वो अदालत के सामने आते हैं। ठीक है और दरख्वास्त दे के अदालत के रहमो करम पे है सर। इसका मतलब क्लियर है कि जी अभी 61F तायात नाअहली का तो आपने बता दिया कि शायद उस कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं रही, जिसके तहत जो है वो तायात था वो 5 साल उनको भी हो गया और 5 साल वो कंप्लीट करते हैं और इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहरहाल जो उनका दूसरे मुकदमात है जिस पे सज़ा है, उनको उस कानूनी प्रोसीजर को एडॉप्ट करना पड़ेगा हर सूरत में। ठीक है सर। दानिश साहब, वो दो ही मुकदमे हैं। एक मुकदमे में तो पहले ही अदालत बता चुकी है कि उसको जब उन्होंने खोला तो उसमें से निकला क्या, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बरी जी सर, मैं उस मुकदमात को बहुत करीब से देखा है सर, बड़ा करीब से देखा है इरफान कादिर साहब के साथ, और मैंने इस पे बड़े अहम व्लॉग्स भी किए हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ज़रा सा एक और 2 सवाल, जो टाइम ज़रा कम है, मैं आ जाता हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट हुई है जूनियर जजेस की, और जाहिर है आप उसका शिकार भी हैं सर, मैं इसको डिटेल उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी स्टेज पर अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या ये हो सकता है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन इसको रिव्यू करे कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और इसको रिव्यू करके वो वापस करे? ऐसा हो सकता है सर? डॉक्टर साहब, जहाँ तक तो ताल्लुक है ना जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक ऐसी बॉडी है जो कि फ़ैसले करती है। उनको फिर उन फैसलों पे वक्त गुजरने के बाद नज़रसानी का इख्तियार या रिवर्स करने का नहीं रहता। अलबत्ता सीनियरिटी के असूल के ऊपर एक पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है,
सेठ वकार साहब ने भी एजिटेट किया था, कुछ और मामलात भी वहाँ पे पड़े हैं। देखिए, वो एक ऐसी पिटीशन है जिसको जुडिशल साइड पे आईनी हवाले से सुप्रीम कोर्ट देख सकती है और उन अपॉइंटमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या लीगैलिटी को एग्जामिन कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। आपको याद है अल जिहाद ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सरसाइज की थी और उन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स थी उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि ये प्रोसेसेस दोबारा किए जाएं और उनमें से बहुत सारे जज साहबान जो थे वो ले ऑफ हो गए थे, उनको घर भेज दिया गया, कुछ को रेगुलर कर दिया गया। और तो उस पिटीशन पे जो ऑलरेडी पेंडिंग है उसके ऊपर सुप्रीम जुडिशियल कमीशन एक्शन ले सकती है सर, मैं ये समझूं सर? आगे चलो। सुप्रीम जुडिशियल नहीं डॉक्टर साहब, सुप्रीम जुडिशियल नहीं, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं लेगा एक्शन। फिर अदालत उसे जुडिशियल साइड पे, अदालती साइड पे देख सकती है। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब अगर उस पिटीशन को अगर चाहें तो वो देख सकते हैं, जाहिर है बेंच बनाएंगे जो भी कुछ करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो 2024 तक मुकम्मल होनी है सर, और अगर नहीं मुकम्मल होती है तो 18 बिलियन डॉलर जो है वो आपने ईरान को देना है। इसकी सर आप लॉ मिनिस्टर हैं सर, ये हम 1 बिलियन डॉलर के लिए तरस रहे हैं सर, तो इसका कुछ हल सोचा है सर? एक दो लाइन पे सर मैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा और फिर आप, क्योंकि जाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बिजी हैं, तो ज़रा इस पर थोड़ा कमेंट करेंगे सर। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल है, मैं इस पर इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि इसमें कुछ चीज़ें नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, वो वक्त से पहले हमें कोई ऐसा बयान नहीं दागना चाहिए जिससे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हों। लेकिन पाकिस्तान ईरान के साथ इंगेज्ड है इसमें, और जो फोर्स मेजोर का प्रिंसिपल है, क्योंकि सैंक्शंस हैं ईरान पे, उन सैंक्शंस की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो मुमकिन नहीं हो पा रही, और वो एक वैलिड एक्सक्यूज़ और जस्टिफिकेशन होती है इंटरनेशनल लॉ में। तो उसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली हम वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी कमिटमेंट्स हैं और जो बैनुल-अक़वामी रवायात हैं वो हमें वो करने नहीं दे पा रही। मेरे ख्याल में वो हमारा बरादर मुल्क है, इसका अच्छा हल निकलेगा। अच्छा सर, एक और सवाल, 2 सवाल है, बहुत छोटे छोटे से जवाब चाहिए। हुकूमत और कई अहम तरीन इदारे हैं, फाइनेंशियल इदारे, उनके दरमियान फाइनेंशियली कुछ डिस्प्यूट भी है जो स्टे ऑर्डर के तहत 92 से चला आ रहा है। अच्छा सर, एज ए तालिब इल्म मैं ये देखता हूँ कि फाइनेंशियल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं दे सकती है। अगर ये मैटर रिजॉल्व हो जाए सुप्रीम कोर्ट में तो हुकूमत को अरबों रुपए मिल सकते हैं सर, इस पे ज़रा कमेंट करेंगे सर? जी, ये बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। आर्टिकल 199 में लिखा हुआ है कि जो भी स्टे ऑर्डर जारी होगा फाइनेंशियल किसी लाइबिलिटी के ख़िलाफ़, और वो सरकार का पैसे का हो, किसी इलेक्ट्रिसिटी के बिलों का है या किसी टैक्स की मद में है, तो वो 6 माह से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, और ये मैंने बारहा ये मुद्दा उठाया हमने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के, वो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जाहिर है हमें उसकी भी ख्याल रखनी पड़ती है सर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन ये एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। अदलिया को चाहिए कि इस पे फिल फॉर वो कुछ एक्शन ले और इन मुकदमात के फैसले सर मैं तो चाहता था कि मैं ये सब वक्तों की टाइम नहीं है, वरना मैं तो 55,000 केस पे आता कि खुदा के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दें ताकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 55,000 पे जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो आईनी और सियासी मामलात को हल करे। बहरहाल एक सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरेस्ट पे, सियासी लोगों के भी, कि सदर का जो आपका ओहदा है वो 9 सितंबर 2023 को खाली हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में सर ये सदर कंटिन्यू करेंगे या सेनेट का जो आपके चेयरमैन है वो इस पोजीशन में आकर एक्टिंग करेंगे? बस लास्ट सर। डॉक्टर साहब, 18वीं तरमीम से पहले तो सूरत हाल ये थी कि उनकी जगह पे चेयरमैन सेनेट आ जाते थे, अगर वो नहीं है तो स्पीकर आ जाते थे। लेकिन 18वीं तरमीम जब की गई तो उसमें ये शिक डाल दी गई कि नए सदर के मुंतखब होने तक सदर कंटिन्यू करेंगे, और उस अरसे में जब भी वो मुल्क से बाहर जाएंगे या उनकी सेहत की कोई इशू होगा तो वो रुखसत पे जा सकते हैं और एक्टिंग प्रेसिडेंट आ सकता है, वरना जब तक नए मुंतखब सदर नहीं आते
यही की रूह से ये सदर कंटिन्यू यही करें। वैसे सर जब अगली हुकूमत आए, इलेक्टेड हुकूमत आए और आप इंशाल्लाह वज़ीर कानून हो उसमें, तो एक दो राय देते हुए मैं जा रहा हूँ, उस पर मैं आपका कमेंट नहीं ले रहा। एक तो सर वो वज़ीर आज़म अगर बीमार हो जाए और वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर हो, तो जिस तरह सदर के लिए सेनेट का चेयरमैन और स्पीकर होता है, इसी तरह आपके प्रोविंशियल भी है, तो वज़ीर आज़म का भी इंतज़ाम कर दीजिएगा सर आइन में। और थोड़ा सा एक और भी कि सर अगर इलेक्शन मेंबरान जो कि एक तरीक़ेकार है, प्रोसीजर है अपॉइंट होने का, अगर डिस्प्यूट चलता रहे और कमेटी भी फैसला ना कर सके, तो फिर इमरान खान ने एक लेटर के ज़रिए स्पीकर के जो सदर से ऑर्डर करवा दिया था, तो ऐसा ना हो, उसका भी आइन में कुछ इंतज़ाम कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया। फिर किसी से बात होगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।